मोमो जैसे ही उसे चेक करने चाहती है, वो वैसे ही उसे टीज करने के लिए दूर हट जाता है। जियांगमो दिन उसके स्पेशल कॉफी को एंजॉय करते हुए बोलती है कि उसे स्टाफ्स को क्रैब्स बनाते देख अपने बचपन की याद आ गई, जब उसकी माँ उनके लिए मिड ऑटम में बनाया करती। जाओ ने कुछ बॉक्सेस घर पे रखे थे, इसलिए वो उसे अपने साथ वहाँ लेकर आता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए किचन में आती है तो वो कहता है, तुम मदद करोगी? वो बोलती है, हाँ, मैं जब अकेली थी तब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए खुद ही सब सीख लिया। वो कहता है, इन सालों में किसी ने तुम्हें परसू करने की कोशिश नहीं की? वो कहती है, हाँ, बहुत कोई ने किया। ये सुन वो जेलस होकर उसका एप्रन कस के बांधता हुआ बोलता है, तब तुमने डेट क्यों नहीं किया? वो कहती है, किया था मैंने। एक ने तो मुझे लेट नाइट में सुनसान पहाड़ लेकर गया। जाओ का गुस्सा भरा चेहरा देखकर वो कहती है, क्या मैं कुछ भी बोलूंगी और तुम यकीन कर लोगे? तभी जाओ को सनलाइट का कॉल आता है, जो वहाँ 2 घंटों में आने की बात कर रहा होता है। सो जियांगमू से हेलो कहती है तो वो किसी लड़की की आवाज सुनकर जिन जाओ को बिना डिस्टर्ब किए कॉल कट कर देता है। वो कहता है जियांगमू से, देखो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भर की बनाई रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल गई। वो बोलती है, ठीक है ना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी। फिर जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब जाओ उससे उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो अब काफी ज्यादा बेहतर है। मुंह नोटिस करती है कि जाओ को अब भी पता है कि उसे क्रैब किस तरीके से खाना पसंद है, यानी वो आज भी उतना ही अटेंटिव है जितना पहले हुआ करता। वो उसे कहती है कि वो अभी सिर्फ एक इंटर्न है, घर का रेंट और रहने का एक्सपेंसेस उस अकेले से नहीं होता, तो क्या वो उसके घर आकर रह सकती है? पर वो बड़े प्यार से मना कर देता है। तो वो उसे मनाने के लिए बोलती है कि उसका रूममेट हर रात गायब हो जाता है, जब रहता है तो अजीब सी लाउड म्यूजिक सुनता है, जिससे उसका काम बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है। इसलिए वो वैसे ही कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रही थी। वो कहता है, तुम्हारे बहाना बनाने की आदत अब तक नहीं गई। वो जब उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है तो वो याद करता है कि कैसे एक बार अपनी इस हालत की वजह से उसका हाथ उसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। जब उसे सनलाइट ने बताया कि जियांगमू से उसने बोला था कि वो उसका ध्यान रखेगा अगर उसके दोस्त ने उसे छोड़ दिया, तो उसने बोला कि वो उसे कभी अबैंडन नहीं करेगा। जाओ से कहा अपने माइंड को चेंज करने के लिए, लेकिन उसने बताया कि जब मोमो प्रीमेच्योरली डिलीवर हुई तब उसका वजन बहुत कम था। उसे कई दिनों तक इनक्यूबेटर में रखा गया। वो ऐसी हालत में भी जिंदा बच गई, यही बहुत बड़ा मिरेकल था। वो खाने में बहुत पीकी बचपन से ही, बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाती थी। बग्स देखकर डरने लगती तो उसके पास आ जाती और वो उसे शांत कराता। उसने उसे बहुत नाजों से रखा, इसलिए सोचा कि जब भी उसकी शादी होगी तो ऐसे लड़के से जो उसे समझे, उसके नखरे उठाए, और अगर उस लड़के ने उसे तंग किया या उसकी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो फिर वो शख्स कैसे बन जाए जो जियांगमू की जिंदगी को उलझन में डाले? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अभी मुँह जब चांद देख रही होती है तब जाओ पूछता है, तुम पिछली बार चांद के पास गई तब उन्होंने तुम्हें मेरा कांटेक्ट इन्फो नहीं दिया था ना? वो बोलती है, हाँ, उन्होंने कहा तुम कई सालों से लौटे ही नहीं। जिसपे वो बोलता है, सूरज दिन में चमकता है, चांद रात में, ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। इन कुछ सालों में मैंने यही सीखा है। वो उसे बैक हग करके बोलती है, उसे फर्क नहीं अगर हर कोई उनके साथ होने के अगेंस्ट हो जाए। वो अब 26 साल की है, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है और उसकी खुशी उसके साथ है। पर वो खामोश रहता है। तो वो कहती है, अगर मेरी शादी सच में किसी बुरे शख्स से हो जाएगी जो मुझे मारेगा, पीटेगा, मुझे इमोशनली हर्ट करेगा, तो क्या तुम्हें लगता है ये मुझे खुशी देगा? मैं तब नहीं झेलूंगी क्या? तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे फ्यूचर का सौदा कर रहे हो? सच कहूँ तो इतने सालों में मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। मेरे रास्ते बहुत किसी से टकराए, पर मैं अब भी तुम्हें ही प्यार करती हूँ। जियांगमू देखती है जाओ अब भी कुछ नहीं कह रहा, सो वो रोते हुए जाने लगती है। पर जाओ एलिवेटर के अंदर जाकर उसे किस करता हुआ बोलता है कि उसे समझ नहीं आता कुछ भी जब वो ऐसे रोया करती है। उसे नहीं पसंद उसकी आंखों में आंसू, और इसकी वजह वो कभी नहीं बनना चाहता। सो वो उसे कहता है कि उसे भी उससे दूर रहने में कोई खुशी नहीं मिल रही, पर उसे डर है कि वो जिंदगी के हर मोड़ पे उसके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। साथ ही उसे लोगों की, खास करके उसके पेरेंट्स की बातों से फर्क पड़ता है। वो उसे अपना रिसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स भेजता है और सोच समझकर जवाब देने को कहता है। वो रिपोर्ट्स के बारे में डॉक्टर जूलिया से डिस्कस करती है। वो बताती है कि एक्सीडेंट के बाद जाओ के ब्रेन टिश्यू में कंप्रेशन हुआ था, साथ ही जगह जगह फ्रैक्चर्स हुए। इतने लंबे रिहैबिलिटेशन के बाद भी उसको स्वेलिंग और जॉइंट पेन होता है, जिससे उसे मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। उसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी, इसलिए हमें उसके हर स्टेप पे उसके साथ रहना होगा, खासकर तुम्हें। वहीं दूसरे दिन जीजी जियांगमू के साथ विजिटर्स को ऑब्जर्वेटरी के टूर करा रहा होता है। जब वो उन्हें ये दिखाकर वापस लौट रही होती है तब जाओ को देखती है। कंसर्न होकर उसे कहती है, इतनी ऊपर तक आने की क्या जरूरत थी? वो बोलता है, डोंट वरी,
मैं केबल कार से आया हूँ, मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा था और तुम्हारा जवाब सुनने का भी। तभी जेजी आकर मोमो से टीम डिनर पे चलने के लिए पूछता है और जाओ को देखकर बोलता है ये कौन है। वो कहती है मेरा 1 हफ्ते वाला एक्स बॉयफ्रेंड। जाओ बोलता है और तुम? वो बताता है कि वो जियांगमू का सीनियर रह चुका है और अब उसका कॉलीग है। मोमो कहती है डिनर के लिए वो उसे कॉल करके बता देगी। फिर जाओ को ऑब्जर्वेटरी घुमाती है और अपने साथ छत लेकर आती है और दिखाती है आसमान जहाँ पे सन और मून साथ दिख रहे होते हैं। वो बताती है कि हर साल इस वक्त पे अर्थ का ऑर्बिट सन के अराउंड और मून का ऑर्बिट अर्थ के अराउंड स्लाइटली चेंज होता है, जिससे सन और मून एक ही होराइजन पे दिखाई देते हैं। सो उसका कहना है जब नेचुरल लॉ सन और मून के ऑल्टरनेट को लेकर एब्सोल्यूट नहीं है तो लोग क्या होंगे। वो उसे कहती है कि सन और मून साथ में भी चमक सकते हैं और इनका अलग होना तो नामुमकिन है। और यही उसका जवाब भी है कि वो भी जाओ से कभी अलग नहीं रह सकती। वो इमोशनल होकर उसे हग करता है। फाइनली अब उनके बीच की दूरियां मिट गई है और दोनों ने रिकंसिल कर लिया। जियांगमू जाओ को अपने साथ टीम डिनर पे लेकर आती है और सबसे उसे अपने करंट बॉयफ्रेंड के तौर पे मिलाती है। इसी बात पे जीजी और बाकी पूछते हैं तब शादी कब कर रहे हो। जाओ कहता है बहुत जल्द, और इसी खुशी में वो सबको अपनी तरफ से ट्रीट देता है। मुंह टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और वो भी उसे जल्दी से थाम लेता है। वापस जाते वक्त बारिश बहुत हो रही होती है। सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं पर उनके पास छाता नहीं होता। सो जाओ मोमो को अपने लॉन्ग जैकेट में घुसा कर ले जाता है। वो पूछती है क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। वो बोलता है हो सकता है। फिर दोनों जाओ के घर आते हैं। वो पूरा भीग गया होता है तो चेंज करने जाता है और जियांगमू की नजर रूम में रखे हुए उसके लेगो सेट पे पड़ती है जिसे उसने बनाकर कंप्लीट कर दिया होता है। वो जब आता है तो पूछती है तुम्हें कितना वक्त लगा इसमें। वो बोलता है दोनों ही दफा बहुत टाइम लगा। दूसरी बार ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बिखर गया। उस वक्त इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी खो गया था। पहली बार तब बनाया जब मोमो कनाडा चली गई और वो हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ आने वाले कल को देखने की भी इच्छा नहीं होती और बिना मोमो के हर पल काटने को दौड़ता। तब उसने अपने आप को इसी में बिजी रखा और इसी से वो मोमो को अपने पास महसूस भी करता था। अभी वो उसे पकड़कर किसी थॉमस नाम के लड़के के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि वो उसके डिपार्टमेंट का बहुत स्मार्ट स्टूडेंट था, हाफ ऑस्ट्रेलियन हाफ फ्रेंच। जाओ ने पूछा क्या उसने तुम्हें कभी परसू करने की कोशिश की। वो कहती है हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया कई लड़के मुझ में इंटरेस्टेड थे पर तुम्हें ही यकीन नहीं होता। वो उसे पास लाकर बोलता है मुझे यकीन है। वो आज यहीं रुकने की बात करती है तो जाओ कहता है कल से तुम यहाँ मूव हो जाना। वो कहती है ठीक है तब मैं चल रही हूँ, पर वो उसे कसकर पकड़ लेता है। वो कहती है तुम अपने दिल की बात नहीं कह रहे। अच्छा बताओ मैं क्या काउच पे सो जाऊं। वो बोलता है तुम्हारी मर्जी। सो वो उसे सोफा पे बैठाकर किस करने लग जाती है। वो उसे रोकते हुए पूछता है क्या तुम श्योर हो। वो कहती है कि अब वो बच्ची नहीं रही। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और जियांगमू शर्मा रही होती है। सुबह जब वो उठती है तो जाओ ने उसका नाश्ता बना कर रखा होता है और खुद एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो उसे पीछे से हक करती है। वो पूछता है तुम कब से यहाँ पे रहने आ रही हो। वो बोलती है उसकी लीज अभी भी 2 महीनों का बाकी है, यहाँ आ गई तो उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो वो उसे कुछ मनी ट्रांसफर करता है और बोलता है कि ये समझो तुमने वो कमरा मुझे रेंट पे दे दिया तो आज से तुम यहाँ पे मूव हो जाओ। इसमें वो अपने असिस्टेंट और ड्राइवर वेन की मदद लेता है। दोनों जियांगमू के रेंटल रूम में आते हैं और वेन उनका बाहर कार में इंतजार कर रहा होता है और अंदर दोनों पैकिंग करते हैं। उसी दौरान वो उससे पूछती है तुम हमेशा बिजनेस ट्रिप पे बिजी रहते हो, क्या किसी कंपनी में काम करते हो और ये वेन कब से तुम्हारे साथ है। वो बताता है कि कुछ साल पहले वो बीजिंग की एक फैक्ट्री में काम करता था, फिर एक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में टेक्निकल इंजीनियरिंग इनोवेशन पे उनके साथ काम किया करता। बाद में एज अ कंसल्टेंट कोलैबोरेट किया। सो उसे महीने में 2 से 3 बार ही जाना पड़ता है। उसकी हेल्थ देखकर उन्होंने ही उसके लिए एक असिस्टेंट हायर किया जो कि वेन है। तभी उसकी नज़र एक शॉर्ट ड्रेस पे पड़ती है जिसे वो पहले स्कार्फ समझ बैठता है, पर जियांगमू बताती है कि ये स्लीवलेस ड्रेस है तो वो उसे ट्राई करने को बोलता है। उसी दौरान उसे जियांगमू की स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें उसने अपना और उसका साथ खींचा हुआ फोटो देखा। फिर एक बॉक्स में अपना बॉक्सिंग बैंडेज, अपना सॉल्व किया हुआ मैथ का पेपर, यहाँ तक कि हाइकिंग के वक्त वो पेंडेंट भी जिसे जाओ ने उसे दिया था जियांगमू के गले में देख लिया। उसे रियलाइज होता है कि जियांगमू ने कभी भी उससे मूव ऑन नहीं किया और हमेशा उसे अपने पास एक अनमोल याद की तरह रखा। तभी वो ड्रेस पहनकर आती है। जाओ प्लेफुली पूछता है ये कपड़े तुम कब पहनती हो। वो बोलती है जब भी हैंडसम लड़कों से मिलने जाती हूँ। वो पूछता है क्या मैं हैंडसम की कैटेगरी में आता हूँ। वो बोलती है वेन हमारा इंतजार कर रहा है नीचे, हमें चलना चाहिए। तो वो उसे कॉल लगाकर बोलता है कॉफी शॉप चले जाने क्योंकि उन्हें पैकिंग करने में देर हो जाएगी। फोन रखते ही वो जियांगमू को किस करने लग जाता है
और कुछ देर बाद वेन अपने साथ कॉफी शॉप के बैरिस्टा को लेकर आता है उनकी पैकिंग में हेल्प करने के लिए। फिर दोनों कैफे आते हैं। जाओ मोमो को अकाउंट बुक देकर बोलता है इसमें सारी डिटेल्स हैं, चूंकि तुम इस कॉफी शॉप की ओनर हो तो तुम्हें सब पता रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कैसे जाओ ने यहाँ आने के बाद इस शॉप को बनाया। पहले इस जगह को रेंट पे लिया, देन शॉप के नाम का लोगो खुद तैयार किया, वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ। अभी जाओ को एक जरूरी कॉल आता है। वो जियांगमो से कहता है कि वो अभी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, कुछ टाइम में आ जाएगा। वेन जब जियांगमो को घर ले जा रहा होता है तब पूछता है क्या बच्चे भी आपके साथ आए हैं। वो पूछती है क्या इस बारे में जिनजाओ ने बोला। वो कहता है हाँ। वो बताया करते हैं कि उनकी वाइफ और बच्चे अब्रॉड में रहते हैं। बच्चे के बारे में कहा कि वो बहुत लेजी है, खाने पीने में वैसे ही पिकी। वो जाओ को मैसेज करके कहती है क्या तुमने मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों बना दिया। मैं तुम्हारी कहानी में एक साथ 2 रोल प्ले कर रही हूँ और क्या क्या बताते रहते हो सबको मेरे बारे में। वो रिप्लाई करता है कि वो बिजी है, आकर बताएगा। जियांगमो घर पहुंचकर जाओ का इंतजार करते करते सो जाती है। लेट नाइट वो आता है और उसे किस करता है। वो कहती है क्या कर रहे हो। वो बोलता है अपने अपसेट बच्चे को मना रहा हूँ। एक रोज मुंह उससे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आती है जहाँ उससे उसके जूनियर्स एक प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की जाओ को कॉफी लाकर देती है पर वो ये दूसरे लड़के को बढ़ा देता है, पर मुंह जेलस हो जाती है और जैसे ही जाओ उसे देखता है तो वो वहां से चली जाने लगती है। वो उसके पीछे जाता और कहता है यहाँ क्यों आई हो और मुझे बताए भी ना जा रही हो। वो बोलती है कि वो यहाँ पे गुड न्यूज देने आई थी कि अब वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में फुल एम्प्लॉय बन गई है। वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस मांगता है देखने के लिए तो वो कहती है पहले मुझे हक करो तब दिखाऊंगी। जाओ हेजिटेट करता है क्योंकि अभी वो लोग स्कूल में है, पर वो फिर भी उसे हक कर लेती है। तभी जाओ के जूनियर्स आते हैं तो वो जाने लगती है पर वो उसे पकड़कर सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो लड़की का मुंह बन जाता है। सो मुंह जाओ से बोलती है लगता है वो तुम्हें पसंद करती है, वरना ये सिर्फ तुम्हारे लिए कॉफी क्यों लाया करती। वो बोलता है मुझे क्या, मेरे घर की कॉफी इतनी टेस्टी है, मैं बाहर क्यों पीऊं। देन वो उसे अपने साथ डिनर कराने ले आता है, लेकिन पार्किंग के पास वेन का एक औरत से आर्ग्यूमेंट हो जाता है पार्किंग स्पॉट को लेकर। जाओ बीच में आता है तो वो उसे कहती है कि इस ड्राइवर ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, अब वो अपनी कार को कैसे लगाएंगी। तो जाओ बोलता है कि वो उसके कार को लगा देगा। वो वेन को अपनी कार हटाने को कहता है और उस लेडी की गाड़ी में बैठने से उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। उसने लंबे अरसे से स्टीयरिंग व्हील तक नहीं पकड़ा था, पर पीछे की कार बहुत हॉर्न बजा रही होती है। सो वो कामली होकर अच्छे से वो कार स्पेस में लगा देता है। रेस्टोरेंट के अंदर जियांगमो सनलाई और जिन को देखती है और वो भी उसे यहाँ पाकर सरप्राइज होते हैं, लेकिन खुश भी। जिन ने उस हादसे के बाद से वान के गैरेज को छोड़ दिया और जाओ के जोर देने पे कुछ डिग्री ली और अब टेक्नीशियन का काम करता है। सनलाई ने बताया कि उसके एक रेस्क्यू डॉग की मौत के बाद उसने अपना पेट शॉप बंद कर दिया, पर अब वो कैफेटेरिया का मैनेजर है। बाहर सनलाई जब जाओ को सिगरेट देता है तो वो बोलता है कि उसने छोड़ दिया। वो पूछता है कब से और तुम दोनों के एक साथ आए कितने टाइम हुए। वो बोलता है कई वक्त हो गए, जिस पे वो कहता है यार तुम तो सच में बहुत बुरे हो, हमारे साथ उठना बैठना होता लेकिन कभी तुमने जिक्र नहीं किया। जाओ बताता है कि अब वो शादी करने के बारे में सोच रहा है। सनलाई तो उसके लिए खुश होता है, लेकिन टीज करता हुआ बोलता है अच्छा तो पिछली बार तुमने अपने नंबर के साथ साथ मेरा नंबर भी इसीलिए बंद कराया ताकि जियांगमो मुझसे ज्यादा बात करते करते मेरे चार्म से अट्रैक्ट ना हो जाए, है ना। सो वो भी मजाक में जवाब देता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वही जियांगमो से बताती है कि वो अपने हर वेकेशन पे थाईलैंड आती थी उसके तलाश में। एक बार तो एयरपोर्ट पे उसका जाओ का दिया किचन खो गया और वो बहुत डर गई, पर एक क्लीनर ने उसे ढूंढ कर दिया, लेकिन एक्चुअली में वो जाओ था जो उसके आसपास ही था। उसी ने स्टाफ्स को ये हैंडओवर किया था। अभी वो उसे कंफर्ट करने के लिए हक करता है और सॉरी कहता है कि उसे उसकी वजह से इतना सफर करना पड़ा और उसे कंपनसेट करने के लिए अपनी तरफ खींचता है और वो भी उसे किस करने लग जाती है। तभी लिंसू आ जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। जियांगमो शर्मा जाती है और जाओ लिंसू को साइड आई से देखता है ये मोमेंट खराब करने के लिए। फिर वो उसके लिए फ्राइड राइस बनाकर देता है। जियांगमो पूछती है उससे तुम यहाँ पे कैसे। वो बताता है कि ये अपार्टमेंट कंपनी का है। सो वो ओकेजनली यहाँ आता है जाओ को परेशान करने के लिए। अब उसे समझ आ रहा है कि जाओ पूरी तरह से रिकवर ना होने पे भी यहाँ आने की जिद क्यों कर रहा था। फिर हम देखते हैं कैसे उन कुछ सालों में लिंसू थोड़े थोड़े वक्त पे जाओ को कंपनी देने के लिए आता। वैसे तो उसे जाओ की मदद के बदले एक बार 1-on-1 रेस करनी थी, लेकिन उसकी सिचुएशन को देखकर उसने उसे अपने रेसिंग क्लब में एक स्पेशल पोजीशन का ऑफर दिया जहां उसे मेंटोर करना था यंग लोगों को, और होपफुली उसने ये ऑफर ले लिया और इसी सिलसिले में वो अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पे जाया करता है।
पर जाओ को साथ ही पढ़ाई भी कंप्लीट करना था जैसे कि मू चाहती थी। सो वो दोनों काम साथ साथ करता था। पर अभी लिंसू यहाँ पे उसे फिर से अपने रेसिंग टीम में ज्वाइन करने की बात करने आया होता है, क्योंकि उसकी डॉक्टर जूलिया से बात हुई। उन्होंने कहा कि अब जाओ रिकवर हो रहा है तो वो फिर से ड्राइविंग कर सकता है, बस उसे अपने पे भरोसा होना चाहिए। मोमो को भी लगता है कि जाओ को इसके बारे में सोचना चाहिए, पर वो अब भी हेजिटेट कर रहा होता है। अगले दिन जिन जाओ और लिंसू बाजार आए होते हैं, ऐसे वॉक करते हुए जैसे रैंप पे चल रहे हो, पर तभी उनका स्वैग बाजार ले रही औरतें उन्हें धक्का देकर उतार देती है। वहीं लिंसू देखता है जाओ बस जियांगमू के लिए सब ले रहा है, सो पूछता है क्या उससे शादी करने का इरादा बना लिया। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। वो बैग्स दिखाकर बोलता है साफ दिख रहा है, तुमने तो मेरे लिए एक भी चीज नहीं खरीदा। उसके बाद हम तीनों को आर्केड में फन करते हुए देखते हैं। लिंसू दोनों को देखकर स्माइल करते नजर आता है। फिर जब वो जाओ के साथ कार की गेम खेल रहा होता है, तब भी उसे फिर से उसके ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहता है, पर वो जियांगमू को पानी लाने का बोलकर भिजवाता है और लिंसू से कहता है कि वो मोमो को टेंशन नहीं देना चाहता, जिसपे वो बोलता है हाँ उसने तुम्हारा 6 साल तक इंतजार किया, ऐसी लड़कियां बहुत कम दिखने को मिलती है, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ऑफर पे एक बार जरूर से गौर करना। एक रोज जियांगमू अर्जेंट मीटिंग के लिए जल्दी से घर से निकलती है और पीछे इम्पोर्टेंट पेपर छोड़ देती है, इसलिए जाओ इसे देने के लिए निकलता है, पर तब तक बस चला गया होता है। तभी वो गौर करता है तो उसके पीछे से धुआं निकल रहा होता है। वो टेंशन में आ जाता है और जियांगमू को कॉल पे कॉल लगाता है, पर लगता नहीं है। सो वो अपनी कार की चाबी लेता है और उस बस के पीछे जाने के लिए निकलता है। इस बार वो हिचकिचाता नहीं है, उसके लिए अभी मुंह को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बिना वक्त गवाए वो बड़े ही स्पीड में बस को फॉलो करने लगता है। वहीं बस में बैठे पैसेंजर्स देख लेते हैं धुआं को, तो ड्राइवर रोड क्रॉस करके गाड़ी को रोकता है। जाओ देखता है पैसेंजर्स में जियांगमू नहीं है, उसे कॉल लगाता है तो वो रिसीव करके उसे फाइल लेकर कन्वीनियंस स्टोर बुलाती है जहाँ पे अभी वो है। ये सुनकर उसकी जान में जान आती है। वो तेजी से ड्राइव करके वहाँ उसे जाकर हग कर लेता है। जियांगमू देखती है कि वो फाइनली अपने ट्रॉमा को पीछे करके ड्राइव कर पा रहा है, तो बेहद खुश होती है। एक रोज जाओ ट्रैफिक के पास किसी भाई बहन को साइकिल चलाता हुआ देखता है, तो उसे जियांगमू की याद आ जाती है और वो सोचता है कि उसे लगता था कि सैक्रिफाइस ही प्यार होता है, लेकिन मुंह ने उसका हर दिन पेशेंटली वेट किया और अब उसे दोबारा पाकर रियलाइज हो रहा है कि साथ में मिलकर डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना ही ट्रू लव होता है। घर पे जाओ उसे उसके डैड चियांग जैसे टेस्ट के नूडल बनाकर देता है और बताता है कि एक्सीडेंट के बाद चियांग ये उसके लिए बनाया करते थे और जाओ को बोलते कि वो इस तरह के नूडल्स चियांगमू को भी बनाकर दिया करे, ताकि मुंह कभी अपने डैड के बनाए नूडल्स का टेस्ट भूल ना सके। और जाओ को बताया कि उन्होंने अब ड्रिंक करना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें शिन का ध्यान रखना है, वो सेम गलती नहीं कर सकते जो उन्होंने जियांगमू के टाइम पे किया। अभी जाओ बोलता है तुम्हारे डैड बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए अब थोड़े सेंटिमेंटल हो गए हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि वो तुम्हारे बहुत से इंपॉर्टेंट पलों में तुम्हारे पास नहीं थे, इसलिए वो इसी नूडल से तुम्हें कंपनसेट करना चाहते हैं। वो कहती है कि उसने उन्हें कब का माफ कर दिया, उसे बस इतना याद है कि उसके डैड को रेसिंग करना अच्छा लगता और वो हमेशा उसे कार्स दिखाने ले आते हैं। पर जाओ कहता है कि वो उनके जैसा नहीं है, रेसिंग उसका ड्रीम नहीं है बल्कि उसे खुश देखना उसका सपना है। वो बोलती है उसका भी सेम है, इसलिए वो जो भी करे वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगी। तो जाओ उससे अगले महीने कनाडा चलने की बात करता है जियांगमू की माँ से जाकर शादी की रजामंदी लेने के लिए। हालांकि उसे मालूम है जम्मू की माँ ने पिछली बार उनकी बेटी से उसे कांटेक्ट में रहने से मना किया। वो समझ गई थी कि उसके दिल में क्या है। वो ये भी जानता है कि वो उसे सबसे ज्यादा नापसंद करती है। सो वो थोड़ा नर्वस होता है, पर जियांगमू से पकड़कर उसे हौसला देती है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्रिस दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। अंदर जब वो जाते हैं तो जाओ नोटिस करता है घर के चारों तरफ प्लांट्स हैं। जब क्रिस अपनी वाइफ को बताते हैं कि जाओ भी आया है, तो वो ना ही उसकी तरफ देखती है ना ही कुछ कहती है। डिनर के वक्त भी जब सब कॉस्मिक वंडर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे होते हैं, तब वो क्रिस और मोमो की बातों का जवाब देती है, लेकिन जब जाओ इस पे कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो उसे अनसुना कर देती है। जब वो जियांगमू से उसके नए घर के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसने लीज टर्मिनेट कर दिया। वो पूछती है क्यों, तब जाओ बोलता है कि मुंह उसके साथ रह रही है। ये सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहती। जाओ की नर्वसनेस बढ़ती जाती है तो मुंह उसका हाथ पकड़कर शांत करती है। देर रात में जाओ वेडिंग गिफ्ट लेकर मुंह की माँ के पास आता और कहता है मेरे आसपास कोई बड़े बुजुर्ग नहीं बताने के लिए, इसलिए मैंने अपने कुछ कॉलीग से पूछा मैरिज प्रपोजल के कस्टम के बारे में। सो अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो माफ करना। देन उन्हें टी सर्व करते हुए बोलता है मैं वो शख्स तो नहीं जो आपकी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरूं, पर मैं मुंह को हमेशा से चेरिश करता आया हूँ, इसलिए चाहे कैसे भी हालात हो मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा।
और कभी भी उसे तकलीफ की आंच तक नहीं आने दूंगा, इसलिए आप प्लीज उसे मुझे सौंप दे। वो सर झुकाए उसके सामने उनके जवाब के इंतजार में खड़ा होता है, पर वो अपने काम में बिजी होती है और कुछ बोलती नहीं। ये देख रही जियांगमू को जाओ के लिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आगे बढ़कर अपनी माँ से कुछ कहने को बोलती है, पर वो कहती है तुम दोनों इतने लंबे सफर से आए हो, जाकर आराम करो। उनके जाने के बाद क्रिस उसे कहते हैं उसे थोड़ा वक्त दो, इन सब चीजों में वैसे भी जल्दबाजी नहीं होती। इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है। वहीं जियांगमू को भी फिक्र के मारे नींद नहीं आती, तो वो जाओ के पास आती है उसे कहने कि एक बार वो अपनी माँ से बात करके देखेगी, लेकिन वो मना करता हुआ बोलता है कि उन्होंने उसके प्रपोजल सुनने के बाद भी घर से नहीं निकाला, तो ये अच्छा प्रोग्रेस है। तभी उसकी माँ आती है और मुंह से कहती है इतनी रात में तुम दूसरे के कमरे में क्या कर रही हो, जाओ अपने कमरे में। जाओ भी उसे जाने के लिए कहता है। वो दिन अपने प्लांट्स के खराब पार्ट्स की कटाई करने के लिए बाहर आ जाती है और जाओ उनके पीछे, तो वो उसे कटर देती है और पूछती है कि अब भी तुम्हें ये सब करना आता है। वो बोलता है हाँ, तो वो उसे ये काम करने को देकर खुद कहती है कि जब तक उनके काम कंप्लीट नहीं होते उन्हें नींद नहीं आती। वही चियांग आज का काम कल पे टाल देते हैं। यही छोटी छोटी चीजें उनके बीच के आर्गुमेंट का सबब बन गई। उन्हें नानजिंग के छोटे घर में गार्डनिंग का शौक हुआ, लेकिन चियांग ने उन सबको तोड़ दिया क्योंकि उनके मुताबिक ये जगह घेरती थी। हालांकि दोनों ने प्यार करके शादी की, पर साथ रहने के बाद समझ आया कि वो जरा भी कंपैटिबल नहीं है, इसलिए लाइफ की छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी बन जाती और आहिस्ते आहिस्ते उनके बीच का बचा कुचा प्यार भी गायब हो गया। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे ब्लेम करते हो। वो कहता है कि उसे अब भी याद है जब उन्होंने उसे बताया कि प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कराने के लिए कुछ डेंस लीव्स को कट करना पड़ता है ताकि पौधा अच्छे से सांस ले सके। मू की माँ को रियलाइज होता है कि जाओ उनकी बातों को ना सिर्फ सुनता है बल्कि उन्हें अच्छे से समझता भी है, इसलिए स्माइल करते हुए बोलती है कि उन्होंने मोमो को बचपन से बिगाड़ कर रखा है। सो उसे कहती है फ्यूचर में उसे ज्यादा स्पॉइल ना करे वरना उसके लिए ही प्रॉब्लम होगी, पर वो कहता है कि उसे मुंह को स्पॉइल करने में खुशी मिलती है। वो उससे कटर वापस लेते समय महसूस करती है कि जाओ के हाथ ठंडे हैं, तो वो उसे रब करके वार्म करती है। उसने ये माँ वाला ममता पहली बार उनकी तरफ से पाया था, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह जियांगमू जब उन्हें बाहर साथ में प्लांट्स लगाते हुए देखती है तो स्माइल करती है। फिर वो दोनों यही क्रिस की फैमिली के साथ चाइनीज न्यू ईयर मनाते हैं। क्रिस के बच्चे भी आ गए होते हैं। डिनर के टाइम मू जाओ को प्यार से सूप भी सर्व करती है। एक रात जब वो स्वेटर बुनने में बिजी होती है तब जाओ उनके लिए चाय लेकर आता है। तभी वो उसे उसके वेडिंग गिफ्ट्स लौटाती है और कहती है तुम्हारे आसपास कोई बड़े नहीं थे इसलिए तुमने खुद को हमेशा सपोर्ट किया, और ऊपर से ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये लौटाकर बताता है कि ये सब अब वो हैंडल कर सकता है। उनके वापस चाइना जाते समय क्रिस अपनी वाइफ का भेजा गिफ्ट जाओ को देता है। फिर वो अपनी बेटी के साथ बाहर आती है और मोमो का हाथ जाओ को सौंपती है और इसके साथ साथ अपना ख्याल रखने को भी बोलती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मू की माँ असल में अपने हस्बैंड चियांग का गुस्सा और नाराजगी जाओ पे निकाला करती थी, इसलिए एक बार ममता में आकर उन्होंने उसके लिए जो स्कार्फ बनाया वो भी नहीं दिया। अब उन्हें रियलाइज होता है कि वो कितनी गलत थी। उस बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था, उसे तो एक माँ का प्यार पाने का पूरा हक था। एयरपोर्ट में जब जियांगमू कॉफी लाने जाती है तब जाओ उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है और उसमें से वही स्कार्फ निकलता है जो उन्होंने उसके लिए 18 साल पहले बनाया। उसमें से एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है इस स्कार्फ को तुम तक पहुँचने में 18 साल लग गए, पर इसके लिए तुम मुझसे कभी नफरत मत करना। साथ ही मुंह अब तुम्हारे हवाले है, तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। ये पढ़कर उसका चेहरा खिल उठता है। तभी जियांगमू आती है। वो उसे बोलता है तुम्हारा किचन अब बहुत पुराना हो गया तो मैंने तुम्हारे लिए नया लाया है। जब वो उसे ये देता है तो वो देखती है उसमें एंगेजमेंट रिंग भी होती है। वो उसे बोलता है कि हम एक फैमिली हुआ करते थे पर हालात ने हमें अलग कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नई फैमिली बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। वो कहती है बहुत जल्दी नहीं हो रहा। वो बोलता है नहीं, तुम जब से 20 साल की हुई हो तब से मेरे साथ हो, पूरे 8 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो। वो जल्दी से उसे हक करके बोलती है मुझे मंजूर है, मैं तो न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। फिर उसके बाद हम बैचलर पार्टी देखते हैं। वहाँ भी जियांगमू और जाओ चैट्स में बिजी होते हैं और सनलाइट कहता है यार एक दिन तो रुक जाओ, कल तो तुम दोनों की शादी है। वहाँ हम नाना और वांगचिन को भी देखते हैं। दूल्हे और दुल्हन की तरफ वालों में शादी को लेकर एक्साइटमेंट थी। उन्होंने तो पूरा प्लान बना रखा था कि वो ये करेंगे वो करेंगे, पर जब शादी का दिन आता है तब सब ड्रंक होकर सोए पड़े होते हैं और यहाँ दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं। जाओ पनकाई यानफांग लिंसू सानलाई जिन सबको उठाने में लगा होता है और वहाँ मोमो वांचिंग और नाना को
पर कोई उठने को तैयार नहीं होता। सो जाओ उसे अपने साथ बाइक में भगा कर ले जाता है शादी के लिए। दोनों अपनी मंजिल की ओर जा रहे होते हैं जो एक ही है और वो है होम। सो यहीं पे ये ड्रामा खत्म होती है।